हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और फिजिक्स का पूरा मज़ा ले रहे होंगे। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग। यानी एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग की वजह से उसके एक्सिस पर फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो आज ये पूरा टॉपिक हम समझेंगे। सो मैं हूं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स में। सो बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं तो आप पहले तो इस हेडिंग को पढ़िए और सोचिए इस हेडिंग को पढ़कर आपको क्या समझ में आता है। तो हेडिंग क्या कह रहा है कि फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग। यानी हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ठीक है, तो हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और उसके एक्सिस पर हमें फील्ड इंटेंसिटी निकालना है कि भाई उसके एक्सिस पर फील्ड इंटेंसिटी होगा क्या। तो सोचो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें गिवन है। पहला तो आपको कह रहा है कि भाई एक सर्कुलर रिंग है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो अगर रिंग आपका यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो उस पर कितना चार्ज है ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर रिंग है तो भाई रिंग कितना बड़ा है, क्योंकि रिंग तो इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा होता है और इतना बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो हमें रिंग बताएगा कि रिंग कितना बड़ा है, दूसरा अगर उस पर चार्ज दे रखा है तो कितना चार्ज है। तो यहाँ पर सोचो आपको गिवन में क्या क्या चीज़ें पता होंगी। तो यहाँ पे पहले तो रिंग कितना बड़ा है वो आपको दिया जाएगा और उस रिंग पे चार्ज कितना है वो भी आपको गिवन होगा। अब उस रिंग के एक्सिस पर अगर फील्ड इंटेंसिटी देखना है तो उसका जो एक्सियल लाइन है उस पर कहाँ निकालना है वो भी तो बताया जाएगा, यानी वो डिस्टेंस भी गिवन होगा। ठीक है, तो अगर मैं मान लूँ कि मेरा जो रिंग है उसका रेडियस स्मॉल ए है। ठीक है, रिंग का जो रेडियस है वो स्मॉल है, ए है, रिंग पे जो चार्ज है वो क्यू है और जो एक्सियल डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो फील्ड इंटेंसिटी। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर ये जो तीन चीज़ें हैं ये आपको गिवन है और जो भी आपको गिवन होता है कंसीडर में हमेशा वही चीज़ लिखना होता है। तो यहाँ पे हम कंसीडर में क्या लिखेंगे कि कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल ए and let we have to find electric field intensity at any point P on the axis of a circular ring which is at distance small r from the center of the ring। तो ये जितना मैंने बोला इसमें आपकी 4-5 लाइनें भर जाएंगी और इतना ही लिखना होता है आपको थ्योरी। इससे ज़्यादा थ्योरी लिखोगे तो हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है, तो हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, इस बात का भी ध्यान रखिए आप लोग। अब समझिए, अगर आप किसी भी रिंग को रख रहे हो तो रिंग को रखने के दो तरीके, या तो आपका रिंग ऐसे होगा या तो रिंग ऐसे होगा। अगर कहीं पे इस तरह से दिख जाए तो आप समझ लेना कि आपका जो रिंग है वो इस प्लेन के अलोंग है, यानी इसी प्लेन में है। बट अगर कहीं ऐसा दिखे तो आप समझ लेना कि आपका जो रिंग रखा है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर रखा है, यानी आपका जो रिंग है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो फिलहाल हम जो रिंग ले रहे हैं वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है ना। तो मुझसे क्या कहा गया था कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है। तो मान लेता हूँ कि ये मेरा एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस स्मॉल ए है। ठीक है, और इस रिंग पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है ना आपका रिंग। ओके, तो रिंग पे यूनिफॉर्मली चार्ज है। कितना चार्ज है, तो मान लेता हूँ क्यू चार्ज है। अब इस रिंग की वजह से मुझे एक्सियल लाइन पर देखना है। अब एक्सियल लाइन का मतलब क्या है, तो एक्सियल लाइन का मतलब एक ऐसा लाइन जो रिंग के सेंटर से पास करे और उसके एक्सिस के अलॉन्ग हो। तो ये रिंग का एक्सिस है तो इसके अलॉन्ग जो लाइन होगा उसी को आप एक्सियल लाइन कहोगे। अब अगर एक्सियल लाइन पर फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो कहाँ निकालनी है ये तो बताएगा कम से कम आपको। तो मान लेते हैं किसी पॉइंट P पर निकालनी है और वो पॉइंट रिंग के सेंटर से कितना दूरी पे है, तो सपोज दैट R दूरी पे है। और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ रिंग का जो सेंटर है वो O है और ये जो पॉइंट है ये आपका P है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप पूरे रिंग की वजह से उस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी एक साथ तो नहीं निकाल सकते। तो आप क्या करोगे, इस रिंग का एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर करोगे, पहले उसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे, फिर उसे इंटीग्रेट करके पूरी बॉडी की वजह से निकालोगे। तो अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पर कि ये जो है ये रिंग का एक छोटा सा पोर्शन और इस पोर्शन को नाम दे देता हूँ ए बी और ये जो इसका सेंटर इसको नाम दे दिया सी। अब मैं मान लेता हूँ कि रिंग का ये जो छोटा सा पोर्शन है
इसका लेंथ dl है और इस पे जो चार्ज है वो dq है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस स्मॉल चार्ज की वजह से देखेंगे हमारा फील्ड कितना होगा। तो किसी भी पॉइंट पर फील्ड निकालना है तो उसका सिंपल तरीका आपको क्या बताया गया है कि भाई उस पॉइंट पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला के रख दो। तो अगर मुझे यहाँ फील्ड देखना है तो ये मैं यहाँ पर भी तो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला के रखूँगा। अब सोचो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव को क्या करेगा, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को इधर की तरफ धकेल रहा होगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इसकी वजह से आया है। अब सेम जैसे आपने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया है, इसी का जस्ट एक डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट मैं यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, जब भी आप एलिमेंट्स लेंगे तो हमेशा दो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स लेंगे, और उसको लेने का फ़ायदा क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद समझा दूंगा, ठीक है। तो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स का मतलब अगर एक बिल्कुल ऊपर का हिस्सा लिया तो दूसरा बिल्कुल नीचे का, अगर एक हिस्सा यहाँ है तो दूसरा हिस्सा यहाँ, अगर एक हिस्सा यहाँ है तो दूसरा हिस्सा यहाँ। तो ये जो है ये आपका डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स है। तो अगर आपने यहाँ एलिमेंट लिया तो सेम ऐसा ही एक एलिमेंट हम यहाँ ले लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं ए डैश सी डैश, सॉरी ए डैश बी डैश, और ये बीच में जो इसे मैं सी डैश कह दे रहा हूँ। और मैं मान लेता हूँ कि ये जो पोर्शन है इसका लेंथ dl है और इस पर भी जो चार्ज है वो dq ही है। जितना पोर्शन यहाँ कंसीडर किया था उतना ही पोर्शन यहाँ भी कंसीडर किया है, तो ऑब्वियसली जितना चार्ज यहाँ है उतना ही चार्ज यहाँ पे होगा। अब सोचो इस वाले पोर्शन की वजह से उस पॉइंट पर फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो रिपेल करने की वजह से यहाँ जो फील्ड का डायरेक्शन आ जाएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इन दो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स की वजह से मुझे ये फील्ड दिखने लग गए कि भाई इस वाले एलिमेंट की वजह से फील्ड की ये डायरेक्शन हो गई, इस वाले की वजह से ये। अब अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट देखना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ना चाहता हूँ तो पहले मैं यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर देता हूँ आपका। तो ये आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब देखिए, अब तोड़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एंगल। जब तक एंगल नहीं होगा तब तक आप इसे तोड़ नहीं सकते। तो एंगल कहाँ से लाएं, तो पहले आप सोच के देखो, प्रैक्टिकली इस चीज़ को सोचो कि अगर ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसके दो साइडों की लंबाई आपको पता है तो कोई भी तीसरा साइड कोई भी एंगल आराम से निकल जाता है। ये बात आपने बचपन में ही पढ़ ली थी, ठीक है। तो अगर मुझे दोनों साइडें पता हैं तो मैं ईजिली ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो अगर मैं मान लूँ कि ये एंगल थीटा है तो मुझे बताओ अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी तो थीटा ही होगा, जस्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है बिल्कुल एक जैसे हैं, और अगर ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं तो यहाँ जो दोनों के एंगल्स होंगे ये भी तो बिल्कुल एक जैसे होंगे। आप सोचो अगर ये सर्कल का रेडियस है तो ये भी तो सर्कल का रेडियस ही है, तो इसकी लंबाई a तो इसकी लंबाई a, r दोनों में कॉमन ही है, ठीक है। तो अगर दो साइडें सेम है तो तीसरी अपने आप सेम हो जाएगी दोनों में, ठीक है। तो बिल्कुल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये भी आपका थीटा हो गया। अब मैं चाहूँ तो इस डी को आसानी से दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ सकता हूँ। और आपको पता है कि अगर ये डी ई वैक्टर इस वाली एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये कॉस हो जाएगा और दूसरा वाला साइन हो जाएगा। तो डी ई वैक्टर अगर इस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है तो उसका ये वाला कंपोनेंट हो गया डी ई कॉस थीटा, और जो दूसरा वाला कंपोनेंट है वो हो जाएगा डी ई साइन थीटा। सेम ऐसे ही मैं इस डी ई वैक्टर को भी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ सकता हूँ, और ये भी इसी वाले एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है तो इसका भी ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये डी ई कॉस थीटा हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट डी ई साइन थीटा। अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों का वैल्यू बराबर है। बराबर क्योंकि भाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसको लेकर आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, E=KQ/R²। तो इस फॉर्मूले को पढ़ के आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि भाई जो फील्ड है वो एक तो चार्ज पे डिपेंड करता है, दूसरा डिस्टेंस पे। अब जरा सोचो जितना चार्ज यहाँ रखा है उतना ही चार्ज यहाँ भी रखा है, और जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है। तो ऑब्वियसली जितना फील्ड इसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ उतना ही फील्ड उसकी वजह से भी। तो अगर डी ई सेम है तो भाई डी ई साइन थीटा भी तो सेम होगा, यानी ये दोनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो हमने जब दो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स लिए तो हमने क्या देखा कि उनके जो वर्टिकल वाले कंपोनेंट्स थे वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं,
और जो हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट्स हैं वो एडअप हो जा रहे हैं, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा। क्योंकि देखो ये कोई स्पेशल तो है नहीं कि भाई इन दो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स को लिया तो इनके वर्टिकल कैंसिल आउट हुए, हॉरिजॉन्टल एडअप हुआ, ये तो हर जगह होगा। कोई भी दो डायमेट्रिकली अपोजिट, जैसे मैंने ये दो लिए थे, अगर इसके अलावा मैं ये लेता तो यहाँ पर भी तो सेम ही कहानी होती, इनके भी वर्टिकल कैंसिल आउट होते, हॉरिजॉन्टल एडअप होते। यानी आप कहीं भी दो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स ले लो, सबके वर्टिकल वाले कंपोनेंट कैंसिल होंगे, हॉरिजॉन्टल वाले एडअप होंगे। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो किसके बराबर होगा, तो देखो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 2DE cos थीटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था उसी का क्लोज्ड इंटीग्रल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा 2DE cos थीटा, तो हम ऐसा लिख देते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने इंटीग्रेशन शायद ना भी पढ़ा हो, तो ये तो आपका इंटीग्रेशन का सिंबल है। अब अगर इंटीग्रेशन आप किसी भी क्लोज लूप पे करते हैं तो वहाँ पर आप ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं और इसको आप कहने लगते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वो पूरे क्लोज्ड लूप पे कर रहे हो, इसीलिए मैंने क्लोज्ड इंटीग्रल किया। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है, लेकिन भाई नहीं, मैंने गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर आप में से बच्चे ऐसी गलती करते हैं, इसलिए मैंने पहले बताया कि भाई देखो ये आप गलती करते हो, क्योंकि आपको दिखने लगता है DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा 2DE cos थीटा, और आप 2DE cos थीटा का क्लोज्ड इंटीग्रल करने लगते हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक जो आपको पढ़ाया गया था वो क्या था, तो उसमें आपको यही बताया गया था कि भाई एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से चीज़ें निकालो, फिर उसे इंटीग्रेट कर पूरा निकल जाता है। तो भाई यहाँ भी तो यही काम करना है। तो एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो आपका इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है DE cos थीटा, ना कि 2DE cos थीटा। इफेक्टिव वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वर्टिकल वाला कैंसिल आउट हुआ है, तो जो इसकी वजह से इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो यही है जो बचा है, तो DE cos थीटा। इसीलिए जब भी मैं क्लोज्ड इंटीग्रल करूँगा तो हमेशा DE cos थीटा का करूँगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ DE cos थीटा, ठीक है। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ DE cos थीटा, ये आ गया। अब सोचो यहाँ पे DE की वैल्यू क्या होगी, तो भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आ रहा है वो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से ही तो था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था KQ/r²। तो यहाँ जो चार्ज है आपका वो DQ है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, तो इस पॉइंट को मैंने P बोला था ना कि ये हमारा पॉइंट P है, तो ये जो डिस्टेंस है ये CP हो गया। तो KQ/r², तो K DQ/r, r का मतलब हो गया CP का स्क्वायर, इनटू में cos थीटा। अब समझिए, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ K DQ, और जो CP का स्क्वायर है किसके बराबर है, तो आपको साफ साफ पता है a² + r² इक्वल टू इसका स्क्वायर, और ये लाइन जो है यही तो CP का स्क्वायर है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इजीली मैं कह सकता हूँ कि भाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू CP का स्क्वायर। तो जहाँ CP का स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर मैं चाहूँ तो वहाँ पे मैं a² + r² लिख सकता हूँ, इनटू में cos थीटा। अब देखो यहाँ सब कुछ जो चीज़ें हैं सब मुझे गिवन है, एक बार देख लो जो चीज़ें आपको गिवन थी क्या वही सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, तो हाँ। अब यहाँ पंगा है सिर्फ cos थीटा की कि भाई cos थीटा की क्या वैल्यू है। तो cos थीटा का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो उसके लिए आपको इस राइट एंगल ट्राइंगल में आना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर दूं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है, और जो बच जाता है वो बेस होता है। तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये बटे में ये, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इस राइट एंगल ट्राइंगल में आना पड़ेगा ना, उसके बाद ही cos थीटा निकल सकता है। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में आता हूँ तो इसका नाम क्या है, तो हम लिख देते हैं इस चीज़ को कि नाउ इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम है OPC, ठीक है। तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल, और हमें cos थीटा देखना है, तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हो गया हमारा r और हाइपोटेनस हो गया ये। तो आपको पता है
मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से ये पता है ना कि ये जो आर स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर ये किसके बराबर है, तो ये सी पी का स्क्वायर है। तो अगर मुझे सी पी चाहिए तो स्क्वायर हटाओगे इधर रूट आ जाएगा, तो सी पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस तो हो गया आर और हाइपोटेनस हो गया ये, तो ये जो लंबाई है वो सी पी ही तो था, और सी पी किसके बराबर था, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस की जगह आर लिख दिया और हाइपोटेनस की जगह लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो बस कॉस थीटा निकल गया, इस वैल्यू को यहाँ डाल दो, ख़त्म कहानी, बहुत ज़्यादा सोचना ही नहीं है आपको। तो ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ के डी क्यू बटे में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह आ जाएगा आर बटे में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, अब देखिए आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि भाई रूट एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर 1/2। तो सोचो अगर इस पर रूट लिखा हुआ है इसका मतलब इसका पावर 1/2 है। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं लिख देता हूँ। तो ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ के डी क्यू बटे में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इनटू में आर, और इस पूरे की जगह ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद मैं इस वाले पोर्शन को रफ कर रहा हूँ यहाँ से। अब देखो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ के आर इनटू में डी क्यू, और आपको पता है कि बेस से मल्टीप्लिकेशन पावर हेड, तो इसका पावर 1 है और इसका पावर 1/2, तो दोनों को जोड़ोगे 3/2 आ जाएगा पावर। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। अब देखो आपको एक चीज़ अच्छे से पता होगी कि अगर कोई चीज़ गिवन है इसका मतलब उसका वैल्यू फिक्स है। जैसे मैं कह देता हूँ कि भाई मेरे पास एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या है कि सर्कुलर रिंग का रेडियस फिक्स हो गया। तो वैसे ही मुझे यहाँ दे रखा है ना कि भाई एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस स्मॉल ए है, जिस पे चार्ज स्मॉल क्यू है, और जो एक्सियल डिस्टेंस है वो स्मॉल आर के बराबर है। यानी ये 3 चीज़ें मुझे गिवन है, और अगर ये 3 चीज़ें गिवन है इसका मतलब ये तीनों चीज़ कांस्टेंट है। और आपको पता होगा कांस्टेंट जो होता है वो हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर चला जाता है। तो आपका जो के था वो तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के नाम से जानते थे, तो ये तो कांस्टेंट ही है। तो के तो बाहर जाएगा ही जाएगा, साथ साथ आर भी बाहर चला जाएगा। ठीक है, और बटे में ए और आर दोनों ही कांस्टेंट, तो ये पूरा भी बाहर चला जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2, और यहाँ आ जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी क्यू। बस इतना ही बचेगा, बाकी सब इंटीग्रेशन से बाहर चला गया। अब सोचो ये जो डी क्यू चार्ज था वो इस छोटे से एलिमेंट पे था, और हम कह रहे हैं कि ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स को जोड़ो पूरे रिंग के अलावा। तो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट जोड़ोगे तो पूरा सर्कल का रिंग तैयार हो जाएगा ना, मतलब सॉरी पूरा का पूरा आपका रिंग तैयार हो जाएगा। और रिंग पर जो टोटल चार्ज है वो कितना दे रखा है क्यू। तो इस पूरे की जगह अगर मैं चाहूँ तो मैं क्यू लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू आ जाएगा के आर बटे में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2, और क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी क्यू का मतलब आ जाएगा क्यू। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, अब इसमें इसको अगर मैं सही से लिखूं तो यहाँ जा रहा है ई इज इक्वल टू के क्यू आर बटे में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो ये फॉर्मूला जो है ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला एक सर्कुलर रिंग के एक्सिस पर किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी का है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद कर लो।